कक्षा 9वीं के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 का आज हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। यहाँ पर कक्षा 9वीं का जो हिंदी का पेपर है, आप सभी को पता है पेपर कितनी तारीख को है, 5 फरवरी को है। तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो यूँ मान के चलिएगा कि आप सभी स्टूडेंट झूम उठेंगे। जी हाँ बच्चों, आप लोगों ने सही सुना है। यहाँ पर हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को पूरा करवाने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सभी लाइव क्लास में जुड़ जाएं और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। देखिए, अगर आपने एक प्रश्न यहाँ पर गलत लिख दिया तो आप टॉपर की लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना है। एक भी नंबर गलत मतलब आपके नंबर कम आ जाएंगे और किसी और के ज़्यादा आएंगे। तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है। हिंदी का पेपर 5 फरवरी को है, आपका पूरा छाप के आपको आना है। चलिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कुछ सेट करवाए हैं, उनको भी आप लगाइएगा और नहीं लगाए हैं तो वीडियोस आपको मिल जाएंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपका नेम क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप। चलिए पहले क्वेश्चन को आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर। सबसे पहले पूरा सॉल्यूशन आपको यहीं पर मिलेगा, किसी से कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर मिल रहा है, तो केवल आपको ही देखना है। जल्दी से आप लोग चुपचाप इस वीडियो का सॉल्यूशन कर लेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करके लिखना है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस युग को माना गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भक्ति काल। लिख लो, कॉपी और पेन अपने हाथ में उठा लो और इन प्रश्नों को फटाफट छाप दो, क्योंकि इससे बाहर नहीं होने वाला है एक भी प्रश्न। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है भैया भक्ति काल को। सुमित्रानंदन पंत का जन्म किस गांव में हुआ था? तो सुमित्रानंदन पंत का जो जन्म हुआ था बच्चों, वो हुआ था कौसानी गांव में। कौसानी गांव में हुआ था, लिख के रख लो फटाफट। और जो लाइव क्लास में जुड़ गए हैं, आप सभी अपने भाई बहनों को इस क्लास को शेयर कर दो जल्दी से। इसकी लिंक अपने व्हाट्सएप स्टेटस, अपने टेलीग्राम ग्रुप में लगा दो, क्योंकि इससे बाहर नहीं होने वाला पेपर। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति कथन किसका है? तो देखिएगा, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये कथन है भरत मुनि का। भरत मुनि ने ये परिभाषा दी है। अगला प्रश्न देखेंगे, तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता है। तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता है, किस रास्ते से होता है? तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नेपाल के रास्ते से। लिख लो, समय बहुत कम है। पूरा छपने वाला क्वेश्चन पेपर इसी आधार पर आपका बनेगा। क्वेश्चन अगला है, प्रबल शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द है, बताइए। प्रबल शब्द में हमें उपसर्ग निकालना है, क्या हो जाएगा? प्रा हो जाएगा। और मूल शब्द क्या बच जाएगा? बल बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बात सही होगा यहाँ पर। आगे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, शंकर शारीरिक रूप से विकृत होने के कारण ठीक से गा नहीं सकता था, ठीक से सो नहीं सकता था, ठीक से रो नहीं सकता था, ठीक से चल नहीं सकता था। तो आंसर हो जाएगा ठीक से चल नहीं सकता था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, खालिस्तान के रूप में पूरा क्वेश्चन पेपर छाप देना, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। और रौद्र रस का स्थायी भाव है बच्चों, क्रोध हो जाएगा। और अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के आंतरिक स्वरूप से है। आंतरिक स्वरूप खालिस्तान में आपका होगा। और सांस्कृतिक अस्मिता से आशय है हमारी ऐतिहासिक पहचान से। जी नहीं, हमारी राजनीतिक पहचान से नहीं, तो सांस्कृतिक अस्मिता से आशय है हमारी सांस्कृतिक पहचान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। आगे लिख लो क्वेश्चन, छाप लो इन सभी क्वेश्चनों को अपने रजिस्टर में, भूल मत जाना कोई भी क्वेश्चन। अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द कहलाते हैं। तो वो शब्द कहलाते हैं आपके विदेशी शब्द कहलाते हैं।
लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के मन में प्रति जुनून था, देश की आज़ादी के प्रति क्या था, जुनून था। जोड़ी मिलाएंगे बच्चों प्रश्न नंबर 3 में। पूरी जोड़ी आपकी 6 नंबर की है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, राजेश जोशी। 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। और लहासा की ओर राहुल सांस्कृतिक गए थे। प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर परसाई। ग्राम का तद्भव गांव हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। शेर को हम छोड़ देंगे और वाक्य को छोड़ देंगे। इस प्रकार हमारी जोड़ी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में ज्ञान की तुलना किससे की गई है? तो ज्ञान की तुलना आंधी से की गई है भैया। आंधी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आंधी से की है। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक को क्या कहते हैं? लिख लो, इसे विभाव कहते हैं। और साहित्यिक पुरखे किसे कहा जाता है? भैया प्रेमचंद को कहा जाता है। साहित्यिक पुरखे प्रेमचंद को कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद। किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय का होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास आपका उत्तर होगा। और किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वो क्रिया कहलाते हैं। लिख लो यहाँ पर क्रिया। और इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो इसे कहा गया है मृत्यु का तरल दूत। मृत्यु का तरल दूत इसे कहा गया है, मृत्यु का तरल दूत। लिख लीजिएगा आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं सत्य फत्य की ओर। पूरा क्वेश्चन पेपर A to Z क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। ललद्यत कश्मीरी कवित्री है, सत्य। खंड काव्य की कथावस्तु विस्तृत होती है, असत्य। हम अनुकरण की संस्कृति को प्रतिष्ठा पाने के लिए अपना रहे हैं, सत्य। 2 शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, असत्य, क्योंकि समास कहते हैं। विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है, सत्य। और बागलकोट कर्नाटक का कस्बा है, सत्य। जहाँ पर मैंने राइट का निशान लगाया है वो उसमें आप सत्य लिखेंगे, और जहाँ पर मैंने कट का निशान लगाया वहाँ पर आप क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, राइट और कट का निशान नहीं लगाना है। आगे देखिएगा, छायावाद की प्रमुख 2 विशेषताएं, नई कविता की 2 विशेषताएं। डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो दे रखा है, देख लीजिए जाके। सुमेधानंदन पंत, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की 2 रचनाएं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, जाकर देख लीजिए। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको, सारे के सारे हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप अच्छे से देख लीजिए इन सभी को और आंसर याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका होने वाला नहीं है। आगे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका अपठित गद्यांश काव्यांश है, जिसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, श्री राम विद्या ज्ञान नहीं छीन पाए, अतः विद्या धन ही हो धन है। तो यहाँ पर शीर्षक क्या हो जाएगा? विद्या रूपी धन। इसका आंसर हो जाएगा शीर्षक विद्या रूपी धन। और रावण के पास कौन सा मूल्य धन था? विद्या। इसका आंसर विद्या हो जाएगा। इसका सारांश लिखना है कि सब धनों में सबसे श्रेष्ठ जो धन माना गया है वो विद्या रूपी धन माना गया है। और यहाँ पर आधे दिन की छुट्टी के लिए अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर निबंध आ गया आपका, निबंध विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, मेरी प्रिय पुस्तक, मेरे सपनों का भारत, जल संरक्षण ही जीवन संरक्षण है। देख सकते हैं निबंध एक विषय पर लिखना है, पहले रूपरेखा लिखना है, उसके बाद निबंध आपको लिखना है। तो इस क्वेश्चन पेपर को पूरा आप अच्छे से लगा लीजिए और एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा। आप लोगों को इनमें से जो भी प्रश्न का आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उसको भी ज्वाइन करिए ताकि आप लोगों को आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।